औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। पहले हमने ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, ये लास्ट ऑर्गेनल है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस सारे सेल के फंक्शन, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन इसको अभी ऑर्गेनल ही कंसिडर किया जाता है। पहले इंट्रोडक्टरी है न्यूक्लियस के रेफरेंस से। तो ये प्रेजेंस ऑफ सेल न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड इन 1831। तो रॉबर्ट ब्राउन ने, जैसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा शुरू में, 1881 में इसने रिपोर्ट किया था इसकी मौजूदगी को। इट्स अर्ली जो डिस्कवरी है इसकी प्रोमिनेंट यानी वाज अनडाउटेडली ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन मैनी सेल्स, कि बहुत सारे सेल्स में ये नुमाया तौर पे पाया जाता है। Where it stands out as slightly darker, तो बाकी सेल के निस्बत ये थोड़ा सा डार्क नज़र आता है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना इजी है सराउंडिंग साइटोप्लाज्म की निस्बत। इट कंट्रोल्स द लाइफ, तो अब इसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है लाइफ को सेल की और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ को सेल की। तो एनिमल सेल्स इज जनरली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस। एनिमल सेल्स में ये मोस्टली सेंट्रल पोजीशन पे है, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल ने इसको एक साइड पे टुवर्ड्स पेरिफेरी यानी इर्द गिर्द के एरिया में इसको धकेला होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, बड़े वैक्यूल ने। तो न्यूक्लियस में भी इरेगुलर, अब इसकी शेप्स कैसी हो सकती हैं, इरेगुलर यानी बगैर कोई स्पेसिफिक शेप के हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की शेप हो सकती है। तो जनरली द सेल्स हैव वन न्यूक्लियस, आमतौर पर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है जिसको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। मोनो मीन एक, वन, एक न्यूक्लियस वाला। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें दो न्यूक्लियाई हैं, उनको बाइन्यूक्लिएट कहेंगे। जिसमें बहुत सारे दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं, मोर देन टू, तो उनको मल्टी न्यूक्लिएट नाम दिया जाता है। तो न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल कब नजर आता है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है। तो इट कंटेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नेटवर्क मौजूद होता है। ये क्रोमोसोम इसके अंदर पड़े होते हैं, तो ये शो कर रहे हैं। तो क्रोमेटिन नेटवर्क यानी क्रोमोसोम्स का पूरा एक नेटवर्क इसके अंदर मौजूद होता है। और सोलुबल सैप भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी फ्लूइड हिस्सा या लिक्विड हिस्सा इसका। ये दो चीज़ें हो गई न्यूक्लियस के मुतालिक। तो डिवाइडिंग सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। क्यों डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि इसके जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्रोमोसोम जो है सुकड़ के और मोटे हो जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये इकट्ठा हो जाता है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय क्रोमोसोम, यानी जब ये क्रोमेटिन मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो ये क्रोमोसोम कहलाते हैं। द हेरिटरी मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे में ट्रांसमिट होता है, हेरिटरी मटेरियल जिनको हम क्रोमोसोम और उनके ऊपर जो डीएनए जिनसे ये बने होते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की शक्ल में हेरिटरी मटेरियल विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें आ जाते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये भी इसके अलावा मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम्स, प्रोटीन यानी एंजाइम सारे प्रोटीन के बने हुए हैं फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम, ये सारे मिलकर न्यूक्लियस की कंपोजिशन बनाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी बाहर जो कवर कर रही है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। न्यूक्लियोलाई इसमें होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी फ्लूइड हिस्सा, लिक्विड हिस्सा और क्रोमोसोम, ये चार चीज़ें न्यूक्लियस का हिस्सा हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which separates the nuclear material from the cytoplasm। तो न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, यानी अगर ये पूरा सेल है तो इसमें न्यूक्लियस के गिर्द ये एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है। ये बाहर साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियस का या न्यूक्लियोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से ये मेम्ब्रेन सेपरेट करती है, मिक्स नहीं होने देती। तो इस तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग
होता है, यानी क्रोमेटिन मटेरियल, और फिर ये सारे स्ट्रक्चर। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट्स द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली ए न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का वर्ड जहाँ पे भी आएगा तो ये क्लियर है कि ये एक मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि ये डबल मेम्ब्रेन है। एनवेलप यूज ही तब होता है जब ये डबल मेम्ब्रेन के मैनी में हो। तो कंपोज ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन इज at places continue with the endoplasmic reticulum, और दो मेम्ब्रेन्स हैं, बाहर वाली जो है ये बाहर जगह पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होती है, कंटिन्यू होती है। तो इस तरह से अंदर वाली तो कंप्लीटली कवर किया होता है, लेकिन बाहर वाली ने साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये ज्वाइन होती है। तो इस तरह से क्लोज कंटेंट कर रहे, अंदर वाली ने जो है न्यूक्लियर कंटेंट्स को एनक्लोज किया, बंद किया हुआ है। आउटर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पोर्स होते हैं, स्टॉक होते हैं, तो उनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर्स जो है ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी बाहर साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है इनके बीच में ये एक्सचेंज होती है मटेरियल्स की, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो ये पोर्स के जरिए होती है, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज हाईली वेरिएबल है, तो ये वेरी करते हैं सेल टू सेल कि कौन सा सेल है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी ये मुख्तलिफ होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल, ये एग्जांपल दी हुई इन्होंने, सच एज एग हैव न्यूमरस पोर्स, कोई इसमें 30,000 पर न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर कोई 30,000 ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। जबकि डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब अब ये डिसाइड नहीं हुआ ये एग की शक्ल में है, ये कौन सा टिश्यू का हिस्सा बनेगा, इसलिए इसको अनडिफरेंशिएटेड कहते हैं। जब ये हो जाता है कि ये डिफरेंशिएटेड हो गया, यानी डिसाइड हो गया किस टिश्यू का हिस्सा है, जैसे ये एरिथ्रोबाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल्स में की एग्जांपल दे रहे हैं, ये सॉरी रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स हैव ओनली 3 or 4 पोर्स पर न्यूक्लियस। हर न्यूक्लियस में 3 से 4 पोर्स होंगे। ईच पोर हैज ए डेफिनेट स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द ट्रैफिक, तो हर पोर का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, एक साइज होगा जो एक मखसूस किस्म के मटेरियल को ही अपने आर पार गुजरने देता है, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस की पासिंग थ्रू देम। तो ये न्यूक्लियर पोर्स, यानी ये यहाँ पे भी शो किए हुए हैं, ये इसके ऊपर ये पोर्स से नज़र आ रहे हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से ये ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं किस किस के बीच में, न्यूक्लियस के और इसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म में। फिर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर डार्क हिस्सा होता है, यानी ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ये डार्कर हिस्सा न्यूक्लियोलस, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोस्टली ये 2 होते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस, तो ये डार्कली स्टेन होता है, जब इसको स्टेन किया जाता है न्यूक्लियस से भी ज़्यादा ये डार्क स्टेन करता है, यानी इसको रंग ज़्यादा चढ़ता है। एंड विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री, इसके इर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो सेपरेट करे रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल से इसको अलग करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर मे बी 1 or more न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। द राइबोसोमल RNA, जो राइबोसोम में पाया जाता है, rRNA is synthesized and stored in the nucleolus। एक्चुअली ये राइबोसोमल RNA यहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते भी हैं और स्टोर भी होते हैं। इट इज़ composed of 2 regions, इसमें 2 regions हैं, पेरिफेरल बाहर की तरफ, और ये ग्रैनुलर एरिया है, composed of precursors of ribosomal subunits, यानी प्रीकर्सर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक स्टेप पीछे होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही ये अगला स्टेप आएगा केमिकली तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको प्रीकर्सर्स कहते हैं, यानी राइबोसोम बनाने वाले तैयार चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये सब यूनिट्स राइबोसोम्स की होंगी। एंड द सेंट्रल फाइब्रिल, और दरमियान में फाइब्रिल एरिया होता है। अगर हम इसको सर्च करें न्यूक्लियोलस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, तो इसकी पिक्चर शायद इमेजेस में,
तो ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। इसके स्ट्रक्चर्स तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये दरमियान में फाइब्रल होंगे, इर्द गिर्द ग्रैनुलर होगा, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दरमियान में ये फाइबर्स होते हैं। यानी दरमियान में ये फाइबर्स, ये वादिया नहीं नज़र आ रहा है, बहरहाल ये इसमें शायद दरमियान में फाइबर्स होंगे और साइडों पे ग्रैन्यूल्स दानेदार होता है ये। बहरहाल एक आइडिया ये है, दरमियान में ये फाइबर धागों की तरह का होगा और साइडों पे ये दानेदार स्ट्रक्चर की तरह का ये बनता है। तो इसमें प्रीकर्सर्स मौजूद होते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स जो राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए दरमियान में होते हैं और आर यानी राइबोसोमल डीएनए भी होता है जिससे राइबोसोमल आरएनए बनता है। इट इज़ द न्यूक्लियोलस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। ये न्यूक्लियोलस या जहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, जोड़े जाते हैं, एंड आर देन एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, और बाद में साइटोप्लाज्म में वाया न्यूक्लियर पोर्स के जरिए भेज दिए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस हो गया। फिर नेक्स्ट क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमोसोम्स फिर नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।